8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस का पेपर है वो आपके 2 अप्रैल को होने वाला है। 2 अप्रैल के पेपर के लिए ये वाला जो पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है और इस पेपर को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो 2 अप्रैल वाला पेपर होगा उसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन सी किताब से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी आपको डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि आपके 80 नंबर का पेपर होगा और आपके 4 किताबें हैं। किताबें कितनी आपकी 4 किताबें हैं और आपके पेपर कितने नंबर का आएगा 80 नंबर का आएगा। तो आपके 4 किताबें, तो प्रत्येक किताब से 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपकी 4 किताबें हैं और चारों ही किताबों से 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो 3 ही किताबें, एक चौथी किताब और कौन सी है? तो आपके 20 नंबर की एक किताब और चलती है राजस्थान में, जिसका नाम है ये वाला। ये किताब होगी अगर आपके पास में कि हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3, अगर ये पास में आपके पास में है तो ठीक है। अगर ये आपके पास में नहीं है तो मैं आपकी इसकी पीडीएफ अपने ऐप के ऊपर डाल दूंगा, आप इसकी पीडीएफ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस किताब में से आपके टोटल है जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 आपके एमसीक्यू होंगे। एक तो पहला क्वेश्चन आपके इसी किताब के से पूछा जाएगा, जो आपके हुड सम्मेलन से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आपके इसी किताब से पूछा जाता है। तो ये किताब के 7-8 पार्ट है इसमें, उसको आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। ये भी आपके 20 नंबर के नंबर जो ये किताब आपकी कवर करेगी। तो इसकी पीडीएफ आपको मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर लेना और एक बार इसको पढ़ लेना। साथ ही इंपॉर्टेंट जो आपकी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपका जो एक मैप आएगा, ठीक है, मैप को भी मैं एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा आपको मैप कैसे बनना है। और एक आपका जो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया है उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा रखा है, तो आप देख लेना। उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब आपका जो सामाजिक का जो पेपर होने वाला है 2 अप्रैल को, उसका जो बोर्ड के द्वारा जारी पेपर है वो हम देख लेते हैं। साथ ही आप सामाजिक विज्ञान का टेस्ट ज़रूर दे देना। टेस्ट आपका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेस्ट दे देना। टेस्ट का लिंक आपको अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका जो विज्ञान का पेपर हो बहुत ही शानदार गया होगा और विज्ञान के पेपर में आपके बहुत ही शानदार नंबर आ रहे होंगे। जैसा मैंने आपको जो यहाँ पे पेपर अपलोड किए थे विज्ञान के, उसी प्रकार से आपका जो विज्ञान का पेपर है आया है। और अधिक से अधिक जो स्टूडेंट जिन्होंने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखे हैं उनके नंबर काफ़ी शानदार आ रहे हैं। आपके 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताना साइंस में, और क्या आपने यहाँ पर वीडियो देखे थे और उनमें से आपको कोई क्वेश्चन मिला है तो आप ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे हैं आप जो वीडियो अपलोड करते हैं उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ऐसा है तो फिर हम आपका जो वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो फिर वीडियो अपलोड करने का मतलब क्या है, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। तो कमेंट करके बताना देखिए आपके यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं उससे कोई क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके हुडा सम्मेलन वाला है, ठीक है। अब ये बाइलिंगुअल है, आपके इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ये बोर्ड के द्वारा जारी आपके बाइलिंगुअल जो क्वेश्चन पेपर है वो वाला है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है कि हुडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था, द पर्पज़ ऑफ कॉलिंग द हुडा कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आपको जो हुडा सम्मेलन उसका बुलाने का उद्देश्य क्या था वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान में मराठा शक्ति रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत ताकत को राजाओं की एकता को कम करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी को देखकर कभी भी जो इसका उत्तर ये मत कर देना, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि राजपूत राजाओं की एकता को कम करने के लिए। एकता को कम करने के लिए इसको आयोजित नहीं किया गया था, एकता को बढ़ाने के लिए इसको आयोजित किया गया था। तो इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका मेन उद्देश्य था राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए जो सबसे पहले सम्मेलन आयोजित किया गया था उसको हम हुडा सम्मेलन कहते हैं। और ये हुडा सम्मेलन हुआ कहाँ पे था इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी दे देते हैं। तो हुडा जो सम्मेलन हुआ था वो भीलवाड़ा के एक स्थान पड़ता है। जो स्टूडेंट यहाँ पे भीलवाड़ा जिले से उनको पता है कि उनके ज़िले में एक स्थान है हुडा, हुडा एक तहसील भी है। तो हुडा नामक स्थान पे 17 जुलाई ये डेट आपको याद कर लेनी है, आपके परीक्षा में पूछी जाएगी कि हुडा सम्मेलन कब हुआ था। तो 17 जुलाई 1734, और बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। 17 17 दूनी 34 याद हो जाएगा ये, 17 दूनी 34। इस दिन एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा थे, जितने भी एक रियासतें थी, उन सभी राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था, वो भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पे हुआ था। और ये आयोजित क्यों किया गया था, क्योंकि राजस्थान में जो मराठा शक्ति जो फैल रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए ये जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। और राजपूत राजाओं की एकता को बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता का नाम आपको याद कर लेना है। जिनके अध्यक्ष बने थे इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के जो महाराणा है जगत सिंह द्वितीय,
जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इनकी जो अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। अध्यक्षता पहले इनके फादर के द्वारा की जानी थी, लेकिन इनके फादर की जो असामयिक डेथ होने के कारण फिर इनके बेटे के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट वाला उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन को आयोजित किया गया था 17 जुलाई 1734, और ये डेट आपको अच्छे से याद कर लेनी। अध्यक्षता का नाम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जगत सिंह द्वितीय इनका जो नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टॉप द मराठा पावर इन राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज, तो फर्स्ट आपको गवर्नर जनरल का नाम बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम क्या करेंगे, वारेन हेस्टिंग करेंगे। और ये वारेन हेस्टिंग कब बने थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये बने थे 1833 में। आपको डेट भी याद कर लेनी है, सन याद कर लेना है। 1833 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक क्वेश्चन आप जवाब देना कमेंट करके। ये आपके दूसरे पार्ट से जो प्रश्न है मैं आपको पूछ रहा हूँ कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है, कमेंट करके बताना है। शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है। इसके अलावा प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था, ये उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बिरसा मुंडा का संबंध है। बिरसा मुंडा इज रिलेटेड, बिरसा मुंडा किन से रिलेटेड है। तो बिरसा मुंडा वाला जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा किससे संबंधित है, और ये जो प्रश्न है आपके एक चौथा पार्ट है आपके आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, उस पार्ट से ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं इसको। बिरसा मुंडा किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या फिर झारखंड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हो जाएगा बिरसा मुंडा जो है वो आपके झारखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, ये झारखंड से संबंधित है। तो थोड़ी सी डिटेल्स हम बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का जो जन्म है, इनका जो जन्म है बिरसा मुंडा का, वो 1870 के दशक में हुआ था, और इनके पिता जो बहुत ही गरीब थे। और बिरसा जो है इनकी जो जाति वो मुंडा है, याद रखना ये आदिवासी थे और इनकी जाति क्या है, बिरसा मुंडा है। तो बिरसा इनकी जो मुंडा इनकी जाति है, याद रखना इसको। और इनका जो गांव है वो बचपन में क्या करते, भेड़ बकरियाँ चलाते और बांसुरी बजाने का कार्य वो करते थे, और जो वहाँ के लोकल जो अखाड़े थे उनमें वो नाचने गाने का कार्य करते थे। तो जैसे जैसे बड़े हुए थोड़े दिन बाद में उन्होंने वैष्णव धर्म के साथ भी इन्होंने जो अपना समय बिताया था। तो थोड़े दिन जो इन्होंने वैष्णव धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा इन्होंने जो 1895 में अपने जो अनुयायी थे उनको जो उन्होंने बुलाया था, आह्वान किया था कि वो अपने गौरवपूर्ण अतीत को जो पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। और इसके बाद में जो अंग्रेज़ों के साथ में उनका कई बार जो आंदोलन भी हुआ था। तो जैसे जैसे आंदोलन आगे फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया, और उन्होंने 1895 में ये जो बिरसा मुंडा है इनको गिरफ्तार कर लिया था, और दंगे फसाद के आरोप में इनको 2 साल की सज़ा सुनाई थी। कितने साल की सज़ा सुनाई थी, 2 साल की सज़ा सुनाई थी। और 2 साल की सज़ा काटने के बाद में फिर वो 1897 में जेल से लौटने के बाद में जो बिरसा अपना समर्थन जो जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत जो तरीका, जो प्रतीक थे, उनकी जो भाषा थी, उनका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए जो रावणों थे, रावणों एक शब्द है आपको याद रखना इसमें, रावणों जो किसके लिए प्रयोग किया गया, जो दिक्कू थे और यूरोपीय थे उनके लिए काम इसमें लिया गया है। तो बिरसा के जो अनुयायी है दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, और उन्होंने थाना और चर्चों पर हमले करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो सफ़ेद झंडा है वो बिरसा राज का प्रतीक था। क्या याद करना आपको, सफ़ेद झंडा जो है वो बिरसा राज का जो प्रतीक था। ये सफ़ेद झंडा आपको अच्छे से याद कर लेना है। और फिर इसके बाद में 1900 में, लगभग जो 1900 ईस्वी में एक रोग के कारण जो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हो गई थी, और वो रोग क्या था, हैजा रोग के कारण जो इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपने साइंस में पढ़ा ही है कि हैजा की जो फैलने का कारण क्या है, किस कारण हैजा फैलता है। अगर आपने साइंस में पढ़ा है तो कमेंट करके बताएंगे कि हैजा किस कारण फैलता है, इसका जो फैलने का कारण है वो क्या है। तो इसके बाद में फिर आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, और ये जो
आंदोलन था वो धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक तो याद कर लेनी है। एक तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1870 में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा ये इन्होंने जो वैष्णव धर्म का जो थोड़ा दिन प्रचार किया था, फिर इसके बाद में 1895 में अपने अनुयायियों को आह्वान किया था और इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था 1895 में। फिर उसी साल में इनको जो गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 साल की इनको सज़ा सुनाई गई थी। 1897 के बाद में जब वो जेल से लौटे तो फिर उन्होंने कुछ जो लोगों को जो प्रोत्साहित किया था वहाँ पे जो उनको एकत्रित किया था और 1900 के लगभग में जो इनकी जो हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। और बिरसा के जो प्रतीक हैं, ठीक है, बिरसा राज का जो प्रतीक है वो क्या है, सफ़ेद झंडा है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो झारखंड का जो एक स्थान पड़ता है जो अभी जो छोटा नागपुर के जंगलों में इनको सबसे पहले देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि ये जो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना या उपरोक्त सभी। तो न्यायपालिका जो होती है, जो आपका जो जुडिशरी होती है, उसका प्रमुख जो कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है इसका, तो उसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें लिखेंगे हम उपरोक्त सभी। अच्छा, अपने भारत का जो सर्वोत्तम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है, और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ किस स्थान पे स्थित है। दोनों के उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है। तो लोकसभा, अभी आपको पता होगा कि अपने जो राजस्थान में लोकसभा के, राजस्थान में क्या पूरे भारत में जो लोकसभा के चुनाव होंगे। ठीक है, राजस्थान में भी 2 चरणों में चुनाव होने वाले, तो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो पूरे भारत में जो 7 चरणों में इनके चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में 2 तारीख को 2 इसमें चरण है, 2 डेट को अपनी राजस्थान में वोटिंग होगी। ठीक है, एक तो आपके 19 अप्रैल को, एक तो आपके 19 अप्रैल को, एक आपके 26 अप्रैल को। 2 दिन है जो अलग अलग जिलों में अलग अलग वोटिंग होगी। तो राजस्थान में टोटल कितने हैं सांसद हैं, ये लोकसभा के जो सदस्य वो कितने हैं, वो 25 हैं। राजस्थान में लोकसभा के सदस्य कितने, 25 हैं। वो 25 सदस्य यहाँ से जो जीत के जाएंगे फिर वो तय करेंगे कि अपने जो देश का प्रधानमंत्री वो कौन होगा। यानी कि ऐसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो संख्या में जो लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं, और उनका जो सत्ताधारी दल का जो नेता होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहेंगे, उनको प्रधानमंत्री कहेंगे। जैसे अभी वर्तमान में जो मोदी जी हैं वो भी एक सांसद हैं, वो भी लोकसभा के सदस्य हैं। उनका लोकसभा सदस्य क्षेत्र कौन सा है, तो वो इन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। 2 जगह से इन्होंने अपना चुनाव लड़ा था, एक तो वाराणसी से लड़ा था, एक और कौन सी जगह से लड़ा था वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो इस प्रकार से लोकसभा में जो सत्ताधारी दल होता है उसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जबकि आपको विधानसभा में पूछे कि विधानसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, तो वो फिर आप क्या लिखेंगे, मुख्यमंत्री लिखेंगे, जो कि अभी वर्तमान में कौन है, श्रीमान भजन लाल जी शर्मा जो है वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो विधानसभा के जो सत्ताधारी दल के मुखिया हैं। तो ये मुख्यमंत्री तो विधानसभा में होते हैं और लोकसभा में कौन होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री का नाम लिखेंगे तो श्रीमान जो भजन लाल जी शर्मा है वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रपति जो है वो अपने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, और राजस्थान की जो राज्यपाल है वो श्रीमान कलराज मिश्र जी हैं। तो ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये लोकसभा है वो इसका निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, और ये अस्थायी सदन होता है। इसको हम कौन सा सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। इसके अलावा इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो 550 सदस्य होते हैं। 550 सदस्य इसके टोटल होते हैं पूरे भारत में। इसमें से जो 2 सदस्य जो है वो अपने राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जबकि जो लोकसभा के अलावा एक दूसरा सदन और होता है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के अंदर जो जो सदस्य होते हैं इनको भी सांसद ही कहा जाता है, उनको भी सांसद ही कहते हैं। लेकिन इनमें जो इसका जो सदन होता है इसको हम उच्च सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको उच्च सदन कहा जाता है, इसको उच्च सदन कहते हैं। और इनका जो इसके सदस्य इसमें 250 इसमें सदस्य इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में कितने सदस्य आप कमेंट करके बताएंगे, राज्यसभा के कितने सदस्य हैं वर्तमान में, और लोकसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। टोटल जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो भारत की संसद के अंग होते हैं। भारत की संसद में कितने अंग हैं, तो अंग तो इसके 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि आपको सदन पूछें कि अपने संसद के कितने सदन हैं, तो सदन में आपको नाम लिखना है। 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा और
राज्यसभा। अब आपको अंग पूछे तो अंग में आपको राष्ट्रपति को भी शामिल कर लेना है। जब भी कोई कानून बनता है तो कानून जो बनता है वो संसद में बनता है। सबसे पहले इसको लोकसभा में पास किया जाता है बिल को, और फिर इसके बाद में उसको लोकसभा के बाद में राज्यसभा में पास करते हैं। अब इन दोनों सदन में पास होने के बाद में फिर इसको तीसरी जो अनुमति लेनी पड़ती है, तीसरी जो हस्ताक्षर करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो तीनों ही ये तीसरी प्रक्रिया में गुजरते हुए फिर वो कोई भी बिल है जो वो कानून बनता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो कानून बनने की होती है वो आपको अच्छे से समझ लेनी है। लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो फिर बिल जो पास हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा और इनके बारे में जानकारी अच्छे से कर लेनी है। अच्छा, अभी तो आपके जो चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, तो अपने राजस्थान में जो 25 सांसद बनने वाले हैं, जो अभी 25 जगह पे जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, 25 अपने जो सांसद हैं, यानी कि अपने 8 विधानसभा कितनी है, विधानसभा थे टोटल 200, तो 8 विधानसभा पर एक सांसद होता है। तो इसमें 8 का भाग देंगे 200 में तो कितना आएगा, आपके 25 आ जाएगा। तो 8 विधानसभा पर एक सांसद है अपने राजस्थान में, यानी कि अलग अलग 8 विधायक के ऊपर एक सांसद के बराबर होता है। तो ये सांसद जो चुनकर जाएंगे यहाँ पे अपने संसद में, और फिर वो जो अपने लोकसभा का जो सत्ताधारी दल होता है उसका मुखिया वो चुनते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो उसमें चयन होता है। अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा आपका सांसद कौन है अभी वर्तमान में, कमेंट करके बताएंगे आप। जो लोकसभा का सदस्य होता है उसको सांसद कहते हैं, और विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं। इनको लोकसभा वाले को हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसको हम एमएलए को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरण संसाधन कौन सा है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा होता है, जिसको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, जिसको हम एक बार भी उपयोग में ले रहे हो समाप्त नहीं, कितनी बार उपयोग में कर लेते हैं उसको समाप्त नहीं होता, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, आप चाहे सूर्य का कितना ही जो प्रकाश ले लो, कितनी उससे ऊर्जा निकाल लो, इससे कोई जो कमी नहीं होगी। पवन ऊर्जा, आप कितनी पवन चक्कियाँ लगा लो, उससे कोई पवन ऊर्जा में कमी, पवन में कुछ कमी इसमें नहीं आएगी। ज्वारी ऊर्जा, जो समुद्र में आते हैं ज्वार भाटे, जो पानी का जो उतार चढ़ाव होता है इसको हम ज्वार भाटे कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी आपके असीमित है, ये भी असीमित है और ये भी असीमित है। यानी कि नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। मनुष्य चाहे इसका कितना भी प्रयोग कर ले वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएंगे, तीनों ही नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। यानी कि एक बार काम में लेने के बाद में इनको दूसरी बार काम में ले सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय में कौन सा आता है, अनवीकरणीय, फिर इसको गैर नवीकरणीय भी कहा जाता है। तो अच्छा ये जो है आपके गैर परंपरागत में जाते हैं, ये वाले नवीकरणीय वाले जो होते हैं वो गैर परंपरागत में आते हैं ये, जबकि परंपरागत वाले जो होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं। तो अनवीकरणीय कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके प्राकृतिक गैस, ठीक है, खनिज, वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसके अलावा आपके जो जितने भी आपके खनिज हैं वो वाले सारे खनिज, और पेट्रोलियम, कोयला, ये सारे सारे जो जीवाश्म ईंधन है वो सारे सारे आपके अनवीकरणीय होते हैं। इनको एक बार काम में लेने के बाद में दूसरी बार उसको काम में नहीं ले सकते। तो ये आपकी छठा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो मैन मेड रिसोर्स नहीं है। जो मैन मेड नहीं वो बताना आपको, जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। इनमें से किसको मानव ने नहीं बनाया, देखो पुल आपने देखा होगा, पुल तो मानव ही बनाता है, सड़क भी मानव बनाता है, मशीनें भी मानव बनाता है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल गैस है जिसमें LPG CNG आती है, इनको मानव ने नहीं बनाया। ये ज़मीन से निकलती है और इनको हम प्राकृतिक गैस के रूप में या नेचुरल सोर्स के रूप में इनको जानते हैं। प्राकृतिक गैस के रूप में आपने LPG, ये प्राकृतिक गैस के रूप में इसके LPG है, CNG है, ठीक है। इनके पूरे नाम अगर आपको याद रहे विज्ञान के पेपर में तो आपने खूब रटे इनको, और आपके क्वेश्चन काम में आया भी होगा ये। तो अगर आपके ये याद रहे CNG LPG तो आप कमेंट करके इसका उत्तर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आएगा 8वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके जो आपकी हमारा राजस्थान वाली किताब है, भाग 3 राजस्थान हमारा राजस्थान वाली किताब है, उसका ये प्रश्न है जो वहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो उस किताब को आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपके पास में वो किताब नहीं है तो मैं इसकी PDF अपने ऐप के ऊपर डाल दूंगा, आप ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना। और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको टेस्ट वगैरह उपलब्ध है, लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी टेस्ट वगैरह आप दे सकेंगे। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में कौन सी राजस्थान की जनजाति को शामिल किया है। तो भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसको है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। और ये जो जनजाति है वो 12 जिला है अपने राजस्थान का, और 12 जिला की जो शाहबाद और किशनगढ़ तहसील है, शाहबाद और किशनगढ़ तहसील है, किशनगंज तहसील है, वहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा जनजाति आपके 12 जिले में किशनगढ़ और शाहबाद जो जनजाति हैं
जिला है वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति वो जनजाति है सहरिया। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसको भारत सरकार के द्वारा आदिम जाति जनजाति समूह में इसको शामिल किया है। आपसे प्रश्न ये बन सकता है इसकी जगह पे कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है राजस्थान की वो भील जनजाति है। जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा, तो फिर इसमें आप लिखेंगे मीणा। गरासिया, ये आपने देखा होगा माउंट आबू जो है सिरोही जिले में ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। सिरोही जिले में ये जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भील जो है वो आपके मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। मीणा ये आपके जो जयपुर जो शेखावटी, इसके अलावा जो आपके डुंडार जो क्षेत्र हैं सवाई माधोपुर दौसा वाला इलाका, वो करौली, इस क्षेत्र में जो मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी जनजातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं, तो डामोर, एक आपको नाम याद रखना है डामोर, जो कि डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में पाई जाती हैं। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाई जाती हैं। छेला बावजी का मेला इन्हीं का जो प्रमुख मेला है, डामोर जनजाति का मेला है। और सिमलवाड़ा जो तहसील है ये अपने डूंगरपुर की, आप में से होंगे कोई डूंगरपुर की तो उनको पता होगा कि इनके जो डामोर जनजाति वहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा और कौन सी हैं, तो इसमें कथोड़ी जनजाति जो कि उदयपुर का जो कोटड़ा है, उदयपुर का जो कोटड़ा तहसील है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। और ये जो कत्था निकालने का कार्य करती, खेर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती ये जनजाति, तो इसीलिए इसको कथोड़ी जनजाति के रूप में जानते हैं। और आपको याद करना है इसमें गरासिया होगी, इसमें गरासिया सिरोही जो सिमलवाड़ा आबू रोड है वहाँ पे पाई जाती है। सहरिया आपके किशनगंज शाहबाज ये भारत जिले में पाई जाती है। और भील ये मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। वैसे इनको वनपुत्र कहा जाता है, भीलों को वनपुत्र कहा जाता है। और सबसे प्राचीन जो जनजाति वो भील जनजाति। और एक और नाम आपको याद रखना है सांसी। ये सांसी जो जनजाति वो आपके भरतपुर जिले में यहाँ पे लगभग आसपास में पाई जाती हैं। तो ये कुछ प्रमुख जो जनजातियाँ जो कि राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। और ये वाली जो सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये जानकारी आपको आपकी जो 8वीं क्लास की जो भाग 3 किताब है राजस्थान वाली, उसमें इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको अच्छे से वहाँ पर देख लेना है, पढ़ लेना है इनके बारे में। एक क्वेश्चन आपके जो जनजाति वाला पार्ट है यहीं से आपके पूछा जाएगा। वैसे तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई उन्हीं में से आपकी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी आपको और देखना है इसके बारे में जानकारी, तो आप वो वाली किताब वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे दिन तो आपके पास में एक ही, मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जहाँ पर ये इस 8वें प्रश्न की तरह आपके और भी जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपके लिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बैंक है उसको सोल्व करवा रखा है, तो क्वेश्चन बैंक भी आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये नवा क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जाएगा। और ये 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपके आधा नंबर के 4 होंगे तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मस्केट क्या होता है, तो मस्केट आपके पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक होती थी, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्केट कहते हैं। मैच लॉक क्या है, तो मैच लॉक ये बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती थी। एक बंदूक है मैच लॉक, देखो मैच माचिस होती मतलब ये मैच लॉक, और ये तो ये बंदूक है जिसको हम बारूद से चिंगारी दी जाती थी। मुफ्ती क्या है, तो मुफ्ती जो है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं। महाभियोग, तो महाभियोग जो होता है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप होता है, उसको महाभियोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके एजुकेशन है 10वां, वो हाँ ना में पूछा जाएगा। इसके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हाँ ना वाला भी। तो इसमें आपको आधे नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो लोग ही एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। जो लोग होते हैं वो किसी भी देश के सबसे बड़े जो रिसोर्सेज के रूप में इसको जाना जाता है। पीपल्स आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ ए नेशन, तो ये बिल्कुल यस करेंगे इसमें हम। सेकंड नंबर पे है कि लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो लोग चरम जलवायु का मतलब ये होता है कि जहाँ वर्षा कम होती है और पानी की कमी होती है इस प्रकार से, और गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वो वाला क्षेत्र, तो इसमें आपके गलत हो जाएगा, ये ना होगा। नेक्स्ट है फिर आपके खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में क्षेत्र अधिक घने बसे हुए होते हैं। तो हाँ ये सही बात है, जहाँ पे खनिज वगैरह होते हैं वहाँ पर जो लोग बाग जो ज़्यादा बसे हुए मिलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार में अवसर प्रदान नहीं करता, जो गलत हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर उद्योग लगे होते हैं वहाँ पर देखना आपके आसपास में मान लो कि फैक्ट्री है, तो लोग जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम धंधे वाले मिलेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये गलत बात है कि नहीं करते, तो ये तो गलत हो गया। हाँ अवसर तो ये प्रदान करते हैं। 11वां जो क्वेश्चन आएगा वो आपके न्यूनतम वेतन कानून से संबंधित हैं कि ये आपके न्यूनतम वेतन कानून है वो किससे संबंधित हैं। तो न्यूनतम जो वेतन कानून है वो क्या मतलब होता है इसका, तो न्यूनतम वेतन कानून ये 1948 में भारतीय श्रम से संबंधित एक संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, जो कि कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो एक तो पहला ये लिखेंगे कि महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय और लैंगिक पक्षपात को दूर नहीं कर सकते, और दूसरा है कि यह महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आपके 13वां क्वेश्चन है,
1857 की क्रांति में मेरठ छावनियों के जो सिपाहियों ने नए कारतूसों पर एतराज़ क्यों किया गया था? तो आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण क्या था? उसका क्रांति का जो तत्कालीन कारण ये कारतूस ही थे। क्या था ये? कारतूस ही थे। और कारतूस जो होते हैं वो ये जो उस समय जो उसमें चेंज किया गया था उसमें बंदूक में जो कारतूस लगाने के लिए उनके ऊपर एक पट्टी लगाया जाता था, और उस पट्टी में जो उस समय जो गाय और सूअर का जो चर्बी वाला जो उसका प्रयोग किया जाता था। और आपको पता है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो गाय को पवित्र मानते हैं, उनको माता के समान मानते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सूअर को जो पवित्र मानते हैं। तो इन दोनों के कारण इनकी भावनाएं आहत हुई, और इस कारण जो उस क्रांति का जो तत्कालिक कारण ये बना था। तो 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था कि जो कारतूस लगे थे उनके ऊपर जो गाय और सूअर का चर्बी लगा दिया गया था, जिससे कि इनकी जो धार्मिक भावना है वो आहत हुई थी और इन्होंने क्रांति को अंजाम दिया था। नेक्स्ट है फिर आपके भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भीलवाड़ा को? तो आप सभी को पता है कि भीलवाड़ा को मैनचेस्टर क्यों कहते हैं। आपके ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे इसमें भीलवाड़ा कर देंगे। इसी क्वेश्चन से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो आप आंसर क्या करेंगे इसमें भीलवाड़ा करेंगे। अब भीलवाड़ा को मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि भीलवाड़ा जो पूरे देश में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा जो भीलवाड़ा जिले के हैं वहाँ पर कई सारे धागा मिल है, बहुत सारी धागा मिल है, और जब आप भीलवाड़ा जिले से गुजरते हैं तो आपको जो धागा मिल का जो वायु प्रदूषण वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये धागा मिल के कारण जो राजस्थान का जो वस्त्र नगरी भी इसको कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी भी इसको कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो धागा मिल है वो आपके इसी जिले में पाई जाती है, तो इसी कारण जो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और पूछता हूँ ऐसे राजस्थान का मैनचेस्टर से संबंधित। एक तो आपको बताना है कि राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है। एक आपको बताना है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर। संतरा उत्पादन के कारण उस जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो किस जिले में संतरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको कमेंट करके बताना। एक आपको राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्न का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो अन्नागार किस जिले को कहा जाता है। जो जिला है वो आपके सबसे उत्तर दिशा में है, राजस्थान के सबसे ऊपरी क्षेत्र में वो जिला जिसको हम राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। वहाँ पर गेहूँ वगैरह वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इंदिरा गांधी नहर वगैरह वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई का कार्य करती हैं। और एक आप बताएंगे जिलों की नगरी किसको कहा जाता है, जिलों की नगरी। और एक आपका जो पिंक सिटी है, पिंक सिटी गुलाबी शहर किसको कहते हैं। एक आपकी ब्लू सिटी किसको कहते हैं, ठीक है, ब्लू सिटी नीला शहर किस शहर को कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन आपकी जो 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। 15वां क्वेश्चन आपके ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती हेतु दबाव डालते थे, क्यों? कारण आपको स्पष्ट करना है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारतीय किसानों पर जो नील की खेती के लिए दबाव क्यों डालती थी, इसका क्या कारण था। तो पहला जो इसका प्रमुख कारण था, आपको कारण में आपको देख लेना है इसमें कि एक तो यूरोप में जो नील की खेती, जो नील थी उसकी अच्छी मांग थी। दूसरी तरफ जो भारतीय किसान थे वो नील की खेती से बचता था। कारण क्या था कि भारतीय किसान, ये नील की विशेषता होती है कि नील एक पौधा होता है जो अगर नील की खेती कर दी जाती है किसी खेत में तो वो खेत जो बिल्कुल ही बंजर हो जाता है, वहाँ पर दूसरी फसल की पैदावार बिल्कुल भी नहीं होती है। तो भारतीय किसान तो जो था वो आपकी नील की खेती करने से बचता था, क्योंकि नील की खेती से जिस ज़मीन में नील की खेती की जाती है वह ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाती थी, वहाँ पर जो कोई दूसरी फसल वापस उत्पादित नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निर्वाह कृषि के कितने प्रकार की होती है, वर्णन करना है। तो निर्वाह कृषि के प्रमुख दो प्रकार होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आपके आदिम निर्वाह कृषि। इनका वर्णन आपको अपनी किताब से देख के अच्छे से तैयार करना है, और भी मैं आपको अलग से वीडियो में इनको समझा दूंगा। अभी यहाँ पे जो आपके मेन इसकी टाइप है वो आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित आपको उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो उद्योग क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या व्रत रूप से सेवा प्रदान करने का जो मानवीय कार्य है उसको हम उद्योग कहते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग जो है आपके वो हो जाएंगे, एक तो कृषि आधारित उद्योग, एक आपके खनिज आधारित उद्योग, एक आपके वन आधारित उद्योग, और एक आपके, तो ये कच्चे माल पर आधारित कुछ प्रमुख है जो इसके उद्योग हैं। इसके अलावा आपको उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उद्योगों का जो वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो वर्गीकरण है वो आपके कच्चे माल के आधार पर कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे करवाया। दूसरा आपके है कि आकार के आधार पे, कि जो लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है या वृहद उद्योग है, आकार के आधार पर हम दूसरा प्रकार कर सकते हैं। तीसरा आपके स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब आपकी जो उद्योग है वो निजी उद्योग है या फिर आपके सरकारी उद्योग है। 2 प्रकार की निजी स्वामित्व में होते हैं, एक तो निजी होता है, एक आपके सरकारी होता है। इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर आपको ये तैयार कर लेना है।
18वां क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में हैं और गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई आपको 2 राय देनी है। तो एक तो नियमित उपस्थिति वाला है और एक उनकी समान फीस से समझे आप 2 राय इसमें दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं में अध्ययन है तो आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। इसका क्या कारण है? तो पहला कारण तो इनकी उनको जागरूकता का अभाव है, अशिक्षा है। और दूसरा है कि बाल विवाह। बाल विवाह के कारण भी जो अधिकतर जो लड़कियां हैं वो आपने देखा होगा कि अपनी पढ़ाई वो छोड़ देती हैं। तो बाल विवाह और एक असुरक्षा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके 19वां क्वेश्चन है, ये आपके अभी से समझे तो ये टेबल आपको वहाँ पे ऐसी आपकी टेबल वहाँ पे परीक्षा में भी पूछी जाएगी कि कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में कौन सी अभी सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र सरकार में भी एनडीए की सरकार है। या बीजेपी की जो सहायक जिसमें उसके गठबंधन से सरकार है उसको हम एनडीए की सरकार कहते हैं। जो मोदी जी हैं वो एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री। तो एनडीए की सरकार है, एनडीए में आपके बीजेपी और उसके संबंधित जितने भी समर्थित पार्टियाँ हैं वो इनमें शामिल हैं, गठबंधन वाली सरकार है। और फिर इसके जो बीजेपी जो आपके क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि जो राज्य सरकार है अपने राजस्थान में आपकी जो बीजेपी की जो सरकार है, इसके अलावा जो इसके एमएलए हैं, सरकार के जो सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य वो क्या कहलाते हैं? वो एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको हिंदी में विधायक कहते हैं। तो आपके विधायक का नाम आप कमेंट करके बताना। जैसे चित्तौड़गढ़ के जो कोई विद्यार्थी हैं तो उनको बताएं कि यहाँ पे जो निर्दलीय विधायक है चंद्रभान सिंह आक्या, तो ये इनके जो यहाँ पे निर्दलीय विधायक है। इसके अलावा जो बड़ी सादरी के हैं तो बड़ी सादरी के जो विधायक है वो गौतम दत्त के जो कि सरकार में मंत्री भी हैं। कपासन से जो विधायक हैं वो अर्जुन लाल जिनकर हैं और जो बेगू से विधायक है वो सुरेश धाकड़ है श्रीमान जी, जो पहले चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख थे। इसी प्रकार से आपको अपने जो क्षेत्र के विधायक का नाम है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख विधायक थे मैंने उसका नाम आपको यहाँ पे बता दिया। बड़ी सादरी में गौतम दत्त के और बेगू के जो विधायक है वो सुरेश धाकड़ है और चित्तौड़गढ़ के चंद्रभान सिंह आक्या हैं और निम्बाहेड़ा के श्रीचंद करपलानी है। निम्बाहेड़ा के जो एमएलए हैं वो कौन है? श्रीचंद करपलानी। और आपको जो केंद्र सरकार के बारे में बता देना कि जो अपने क्षेत्र के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन है? तो चित्तौड़गढ़ के जो एमपी हैं, सांसद हैं, वो कौन है? सीपी जोशी हैं। सीपी जोशी जो कि वर्तमान में जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर से एमएलए है, वो यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीसीसी जो हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पीसीसी चीफ कहते हैं। तो ये नाम जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन ये कि कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको अपने एमएलए का नाम और अपने एमपी का नाम, जो अपने विधायक और सांसद है उनका नाम आप कमेंट करके बताना, और आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में। एक आपके 19 अप्रैल को वोटिंग है, दूसरा आपकी 26 अप्रैल को वोटिंग है, और पूरे भारत में 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन सी जो पार्टी वो कौन सी पार्टी का कौन सी पार्टी के ये सांसद ज़्यादा हैं और किस पार्टी का जो प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में? तो विपक्ष में कौन होता है? जिनकी सदस्य संख्या कम होती है, जो सत्ता के विपक्ष में बैठते हैं उसको हम विपक्ष कहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस की जो है वो विपक्ष में हो जाएगी राजस्थान में, और केंद्र सरकार में भी कांग्रेस से संबंधित जो सेकंड नंबर पे है वो आपकी कांग्रेस ही है। अगले चुनाव कब होंगे? तो राजस्थान में अगले जो चुनाव है वो तभी हुए थे, अभी 2023 में। आपको पता होगा दिसंबर 2000 आपका जब हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसकी लगभग में जो उससे पहले आपके जो दिसंबर में जो इसके चुनाव हो गए थे विधानसभा के, तो दिसंबर 2023 में चुनाव हुए थे। अब आपके अगला चुनाव कब होगा? 5 साल बाद में। तो 2023 के बाद में 5 साल कब आएगा? 2028 में, ठीक है। और लोकसभा के जो चुनाव है वो भी 2024 में हो रहे हैं, ठीक है, अभी चल रहे हैं ये, तो ये 2024 में हो रहे हैं। इसके बाद में अगले चुनाव कब होंगे? तो अगले चुनाव 2024 के बाद में पूछें तो फिर आपके इसमें लिख लेना है कि 5 साल और जोड़ लेना है, वो आपके 2029 में होंगे। वैसे अभी होना बाकी है, ये आपके एग्ज़ाम हो रहा है तब तो आपको 2024 से लिखना है। पिछले चुनाव कब हुए थे? तो ये 2019 में हुए थे। पिछले चुनाव लोकसभा के 2019 में हुए थे, और 19 के बाद में वापस आपके 5 साल में 2024 में हो रहे हैं। 2024 के बाद में वापस अगले 5 साल 2029 में इनके चुनाव होंगे। नेक्स्ट है ये, इससे संबंधित जानकारी आपको 4 नंबर में पूछी जाएगी और ये आपको अच्छे से भर लेनी है। ये क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से छपेंगे, सेम टू सेम आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समानतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है।
तो याद रखना, इसमें एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, दोनों अधिकारों को आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं, अभी वर्तमान में कितने हैं, और मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। आपको पता होगा कि किसी न किसी मूल अधिकार को हटा दिया है, और वो कौन सा मूल अधिकार है जिसको हटा दिया है, तो वो मूल अधिकार आपके जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया है, संपत्ति का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा दिया है। तो अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 ही है, शुरू में कितने थे वो 7 थे, तो अभी वर्तमान में 6 ही है। एक जो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया है। किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिनको हाशिए समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो, तो स्त्री समाज है, इसके अलावा कृषक हैं, मजदूर हैं, दलित, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, इन सभी को आप हाशिए समुदाय की पहचान के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर आपके 21वें प्रश्न में आएगा मैप, मानचित्र आएगा, और मानचित्र किसका आएगा, आपके राजस्थान का ही आएगा। और राजस्थान का मानचित्र आपको अपनी जो किताब है, जो हमारा राजस्थान वाली किताब है उसमें से देख लेना है, उसमें कई मानचित्र दे रखा है उसमें आपकी किताब में, तो वहाँ से मानचित्र आपको तैयार करना है। और मैं भी आपको एक अलग से वीडियो में मानचित्र तैयार कर दूंगा, पूरा मैप बनना सिखा दूंगा, ताकि आपके 4 में से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके बताना कि क्या आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया जाए, जिसपे जो सारे मैप में आपको राजस्थान के सभी जिलों को बनना सिखाया जाए। तो एक स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका एक भी जो आंसर है वो इसमें गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको देख लेते हैं, बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा। बाड़मेर जो है वो आपके इधर जो पाकिस्तान वाली बॉर्डर है यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला बाड़मेर जिला है। इसमें से आपका जिला कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना है। तो बाड़मेर जिला आपको यहाँ पर लेना है। इसके अलावा जो बनना है आपको बाड़मेर के अलावा भरतपुर, तो भरतपुर जो आपके सबसे आपके पूर्वी जिला है, आपके सबसे पहले जो धौलपुर और भरतपुर में ही सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अपने राजस्थान में धौलपुर में होता है। ये धौलपुर जिला है ये वाला, और इसका पड़ोसी आपके भरतपुर, ठीक है। तो यहाँ पे भरतपुर आपको भर देना है, इसका पड़ोसी ये धौलपुर है। इसके अलावा आपको बांसवाड़ा बनना है इसमें, तो बांसवाड़ा जो है वो सबसे दक्षिण का जिला है। कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, और ये बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी जिले के रूप में जाना जाता है। और फिर पाली का है, तो ये पाली वाला जो जिला आपको यहाँ पे ये पाली है। अब इसमें कुछ ज़िले और हम भर लेते हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको भर लेना है सबसे जयपुर, तो जयपुर जो है, अच्छा आपके सबके इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि जो मैप जो आएगा वो 50 जिलों वाला आएगा या फिर 33 जिलों वाला आएगा। तो मैप जो आएगा वो आपके 33 जिलों वाला ही आएगा, अभी आपके जो 50 जिलों वाला मैप नहीं आएगा। तो 33 जिलों को ही आपको तैयार करना है, जो पुराना आपका मैप है उन्हीं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो आपकी किताब में दे रखा है 33 जिले वाला, उसी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसमें से कौन कौन सा आपको भर लेना है, एक तो आपको भर लेना है सबसे ऊपर जो है आपके श्री गंगानगर है। कौन सा है ये, श्री किसी भी काम को करते हो श्री गणेश करते हैं, इससे आपको याद रखना श्री गंगानगर, ये हो जाएगा आपके श्री गंगानगर, ये आपके सबसे पहले हो जाएगा। इसके पड़ोसी जो आपके हनुमानगढ़ है, ये पड़ोसी कौन सा है, श्री गंगा और हनुमानगढ़, ये पड़ोसी हो जाएंगे, गंगा और हनुमान ऐसे पड़ोसी ऐसे हनुमानगढ़। और इसके बाद में आपके यहाँ पे आ जाएगा ये जो जिला है वो आपके बीकानेर है, वो कहाँ पे है, बीकानेर। और ये जो सबसे इधर बड़ा जिला है वो आपके जैसलमेर है, वो बीच सबसे बड़ा ये है जैसलमेर, ये क्या हो जाएगा आपके जैसलमेर हो जाएगा। अब आपको हूबहू वहाँ पे सेम टू सेम भरना जरूरी नहीं है, जैसे भरतपुर आपको भरना है तो भरतपुर को आपको इस साइड में भर देना है, इधर निशान लगा के आपको भरतपुर यहाँ पे लिख लेना है इससे। अब भरतपुर आपको यहाँ नहीं भर के अगर आप इसको इधर भर दोगे यहाँ पे जैसलमेर जिले की तरफ, तो फिर आपके गलत हो जाएगा। आपके एग्जैक्ट उस स्थान पे इसको भरना जरूरी नहीं है। जैसे भरतपुर आपकी पूर्वी दिशा में है तो आपको भरतपुर को इस साइड में आप भर देना है, तो आपके नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन आपको भरतपुर अगर इसको गंगानगर की जगह ले जाके भरोगे तो फिर आपको नंबर वहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो बड़ा जिला आपके जोधपुर है, कौन सा जिला है ये बीच में, ये जोधपुर है। ये बाड़मेर और बीकानेर के नीचे और जैसलमेर के ये पड़ोसी हैं, ये जो जिला आपके कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, ये वाला जोधपुर है। एक आपको याद रखना है चूरू जिले को, चूरू जिला ये जो बड़ा जिला है ये वाला, ये जो जिला है वो आपके चूरू है। और बीच में जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं ये आपके बीचों बीच में ये है नागौर, कौन सा है ये, नागौर हो जाएगा, नागौर सबसे बीचों बीच में आपको भर देना है। और इसके बीच में आता है ये त्रिभुज जैसा जो दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज वाले जैसे, तो ऐसा जो जिला दिखाई दे रहा है ये वाला त्रिभुज आपको, ये आपके अजमेर जिला है, यहाँ पे भर देना है आपको अजमेर। और एक ये जो तिलक जैसा दिखाई दे रहा है ये वाला तिलक, तो तिलक वाला जो जिला है वो आपके राजसमंद है, राजसमंद। तिलक वाला जिला जो है वो कौन सा है, राजसमंद है। राजसमंद में जो श्री जी बाबा है उनका तिलक लगाते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा याद कर लेना। द्वारिकाधीश जी का भी हम तिलक लगाते हैं ऐसे। और फिर आपको याद कर लेना है धौलपुर, ये हो जाएगा आपके धौलपुर। और करौली, धौलपुर, करौली, अलवर, ये आपके जो पूर्वी जिलों में शामिल हो जाएंगे। ABCD के रूप में इसको यहाँ पे इधर से याद कर लेना। फिर आपको मेन जिला याद करना है सीकर, तो सीकर आपको दिखाई दे रहा है ये आधा चांद की तरह, ये वाला जो आधा चांद की तरह दिखाई दे रहा है अर्धचंद्राकार, तो आधे चांद की तरह आपको सीकर भर देना है। आधे चांद की जैसा कौन है, सीकर है, ठीक है। सीकर आधा कटोरा की जैसा होता है ये, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है।
और फिर इसके ऊपर भर देना आपको झुंझुनू, और इस साइड में जो आपके आ जाएगा ये राजस्थान की राजधानी ये जयपुर है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको जयपुर के रूप में ये भर देना है। ठीक है, सिक्कर के नीचे आपको भर देना है ये कटोरी जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ये वाली चांद की जैसी, इसके नीचे वाली आकृति आपकी ये जयपुर की है। और फिर आपको भर देना है अजमेर। अजमेर तो ये त्रिभुज के जैसा बना ही दिया आपको। और इसके बाद में आपको बनना है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले की जो आकृति वो आयताकार है। कैसी आकृति है? आयत जैसी। तो आयत आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आकृति वो आयताकार है, तो इसको यहाँ पर आपको भीलवाड़ा भर देना है। भीलवाड़ा आपको आयत में भर देना है। और भीलवाड़ा का जो नीचे वाली जिला है वो आपके चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ नीचे है प्रतापगढ़। यहाँ नीचे नीचे आपके डूंगरपुर है, इसका पड़ोसी बांसवाड़ा है। और फिर आपको बनना है यहाँ पे सिरोही, यहाँ पर भर देना आपको सिरोही। बाड़मेर के नीचे ये वाला जो जिला है वो आपके कौन सा है? सिरोही हो जाएगा। और सिरोही के बाद में जो जिला है आपकी ये वाला उदयपुर है। तो ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये आपको इस वाली साइड में भरना है। बीचों बीच में आपको क्या बनना है? ये बीचों बीच में पाली, नागौर और अजमेर, ये वाले जिले भर देने। तो अधिकांश जो जिले, ये जो जिला है वो आपके टोंक हो जाएगा। फिर टोंक का जो पड़ोसी वो सवाई माधोपुर हो जाएगा, ये वाला सवाई माधोपुर। और इसके नीचे जो जिला है वो आपको कोटा भर देना है। कोटा ये दोनों तरफ जो साइड में लगा हुआ है, ये दोनों तरफ सीमा बनाता है एमपी के साथ में, ये मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा टच करता है ये कोटा। और ये जो जिला हो जाएगा आपके झालावाड़ हो जाएगा, ये जो जिला वो झालावाड़ हो जाएगा। नीचे नीचे इधर वाला साइड में ये आपके झालावाड़ है। और ये जो जिला है वो आपके बूंदी है, कोटा बूंदी आपके साथ में ही याद कर लेना है। और ये जो ऊपर जिला दिखाई दे रहा है ये आपके अलवर जिला है, यहाँ से ये अलवर जिला भर देना है। इसके नीचे नीचे ये वाला जो जिला है ये वाला आपका सवाई माधोपुर, ये करौली जिला हो जाएगा, ये करौली जिला। तो करौली जिले, ये इस प्रकार से 33 जिला आपको अच्छे से देख लेना है। मेन जो जिले हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यानी कि इसमें आपकी जो मैप आएगा उसमें ये बनना है कि ये किस साइड में है, ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो इसको हम और अलग से आपको मैप के माध्यम से समझा देंगे। और ये आपके मैप कितने नंबर का आएगा? ये 21वां क्वेश्चन आएगा, और वो आपके 4 नंबर का मैप आएगा। फिर आपको अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, जिसमें 3 में से आपको 2 करने हैं। 22वें क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर में भी आपको 3 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ये 3 क्वेश्चन दे रखे, इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार। तो इसमें आपको 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखने हैं। असफलता के कारण, तो नेक्स्ट फिर आपके 1857 की क्रांति में सफलता असफलता के विचार लिखने। तो असफलता के कारण देखो, असफलता क्यों मिली थी 1857 की क्रांति में कि इसमें एक तो क्रांति की कोई जो सुनिश्चित योजना नहीं थी, वो अपनी डेट से पहले ये जो शुरू हो गई थी। सुसंगठित संगठन नहीं था, परंतु जो पर्याप्त संसाधन नहीं थे। समय से पूर्व क्रांति का आरंभ होना, ये इसके प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान आपको बताना है। तो जो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान के बारे में बात करें तो गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने का अहम हथियार बताया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन, साविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से हमेशा वह अपने जो मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे थे। इसके अलावा आपको जो अगला क्वेश्चन है कि रोलर सत्याग्रह के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आगे और डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टिप्पणी लिखनी है जैवमंडल पर और पारितंत्र पर। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल पृथ्वी के चारों ओर का व्याप्त 30 किलोमीटर की मोटी जो परत होती है, जिसमें वायु, जल, स्थल, मृदा, शैलयुक्त जीवनदायिनी जो परत होती है वो इसके अंतर्गत आती है, जिसमें जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इनका जीवन संभव होता है। जैवमंडल में पृथ्वी का जो वह हर एक अंग शामिल होता है जहाँ पर जीवन पनपता है। फिर आता है इकोसिस्टम, जिसको हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जो एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात जानवर, पेड़ पौधे, अणु, जीव इसमें शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करके एक महत्वपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है आपके भूस्खलन क्या होता है, यह क्यों होता है, इसके रोकने के आपको उपाय बताने हैं। और तो भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन सामान्य रूप से सेल, मृदा, मलबा और डाल पर गिरने वाली जो मिट्टी होती है, इसका वृत्त संचालन भूस्खलन कहलाता है। इसके कारण क्या क्या है? तो कारण में आप लिखेंगे भूस्खलन एक तो भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण, लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण होता है। इसको रोकने के उपाय क्या क्या है? तो इसके रोकने के उपाय है, एक तो भूस्खलन वाले स्थान पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ पर जो लैंडस्लाइडिंग होती है वहाँ पर अपने जो मकान वगैरह नहीं बनाना चाहिए। दूसरा है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में संपत्ति, वनस्पति आवरण की वृद्धि की जाए, वहाँ पर बहुत से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। और भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाए। और भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए परिस्थिति अपवाह नियंत्रण का उपाय क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
फिर इसके अथवा में अगले का क्वेश्चन आएगा आपके 24वां क्वेश्चन है, जो कि आपके 8 नंबर का होगा। संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता के कारण आपको बताना है कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान नियमों की एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। अच्छा, अपने भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है और भारत का संविधान कितनी तारीख को लागू हुआ था, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो संविधान द्वारा यह तय किया जाता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। संविधान किसी भी देश के नागरिकों की इच्छा, स्वप्नों के आदर्शों को सूत्रबद्ध कर सकता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक समाजों में संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता का दुरुपयोग होने से रोका जा सकता है। और लोकतंत्र में संविधान की अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता को प्रतिबंध किया जा सकता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों पर को ठेस पहुँचे जिसमें कि देश की आस्था रखता है। और फिर आपको बताना है अगला क्वेश्चन अथवा में आएगा ये, धर्मनिरपेक्षता से क्या अवधारणा है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, धर्म से राज्य को अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई अपने जो खुद का एक धर्म नहीं है। जैसे आप देखेंगे श्रीलंका जो है उसमें बौद्ध धर्म को मान्यता प्राप्त है। श्रीलंका का अपना बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान का अपना जो इस्लाम धर्म है। इस प्रकार से अलग अलग जो देशों में अलग अलग धर्म है, लेकिन भारत का कोई जो खुद का अपना कोई धर्म नहीं है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत को जाना जाता है। इसके अलावा अगला इसमें पूछा गया कि वर्तमान में जो धर्मनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का आपको वर्णन करना है। तो बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचने के लिए वर्तमान में लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना आवश्यक है। दूसरा ये कि लोगों को धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने, अर्थात किसी भी देश के व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण होता है। तो 24वां जो क्वेश्चन हो आपके इस प्रकार से आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 और 4 नंबर में मिलेंगे और 6 नंबर का हो जाएगा वो, मतलब 6 और 2 8 नंबर का होगा। और 25वां जो क्वेश्चन आएगा वो वापस आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने। पहला ये कि, और ये क्वेश्चन आपके जो राजस्थान जीके वाली किताब से पूछा जाएगा कि राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटकों का स्थलों का वर्णन करना है और सड़क सुरक्षा के नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सामुदायिक स्वच्छता पर विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं उनके बारे में वर्णन करना है। किन्हीं 2 को बताना है। जैसे राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, पर्यटन क्षेत्र, इसमें आप लिखेंगे ये जैसलमेर का जो टीले है वो है स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को, उदयपुर जिलों की नगरी जहाँ पर जैसलमेर, फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर प्रमुख जिले हैं, शिल्पग्राम है। और इसके अलावा सज्जनगढ़ पैलेस है, सिरोही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर में पुष्कर झील, आना सागर, और राजसमंद में राजसमंद झील है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। इसके अलावा जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में चिवले जलप्रपात है, मैनार जलप्रपात है, चित्तौड़ का किला है। इसके अलावा जो श्री सांवले सेठ का मंदिर है और सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, अलवर का सरिस्का अभ्यारण्य है और वहाँ पे अलवर का किला भी है। भरतपुर में, अच्छा अलवर में आपने देखा होगा 80 खंभों की छतरी भी है, मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी है जो विनय सिंह ने बनवाई थी। और भरतपुर में केवला देव गना पक्षी अभ्यारण्य है और जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान है और चंबल का जो चंबल अभ्यारण्य है। सड़क सुरक्षा के नियम, तो दौड़कर जल्दबाजी में सड़क पार नहीं करनी चाहिए, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, खड़ी गाड़ी सामने से और बीच में से सड़क पार न करें, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या ऐसा मोड़ जहाँ पर आने वाले वाहन आपको नहीं दिखे तो ऐसे में सड़क पार नहीं करनी चाहिए। रेलिंग को कूदकर या सड़क पार न करें। चौराहों पर सड़क पार करते समय लाल बत्ती हरी बत्ती का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। स्वच्छता संबंधी आपको विद्यार्थी क्या भूमिका निभा सकते हैं, तो स्वच्छता तो लोगों को वो जागरूक कर सकते हैं, गंदगी फैलने वाली बीमारियों के बारे में अवगत करा सकते हैं और स्वच्छता संबंधी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के परिवेश में स्वच्छता अभियान के लोगों को वो जागरूक करने तो प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा, इनमें जो अथवा में नहीं आएगा 3 में से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार से आपके 8 नंबर का एक पूरा पेपर क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएगा। ये आपकी पूरी जो आपके पहला जो मॉडल पेपर है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसको हमने सोल्व किया। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन जो बैंक है वो मैंने आपको पूरा सोल्व कर रखा है, वो आप देख लेना और आप कहेंगे तो उसको और भी सोल्व कर देंगे। इसके अलावा आपकी संजीव डेस्क वर्क है, आप कहेंगे तो ये जो सारे मॉडल पेपर हैं वो संजीव डेस्क वर्क के वो सारे एक वीडियो में आपको अपलोड करके जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन उनको एक वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो ये वाला आप देख लेना। इसके अलावा आपका जो
शेखावटी मिशन शेखावटी 100 का जो पेपर है, शेखावटी मिशन 100 का पेपर, वो भी आपके जो अपलोड किया जा रहा है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लेना। 2-3 वीडियो आपके बनेंगे, उनको आप अच्छे से देख लेना। इसके अलावा आपके मैप का वीडियो आने वाला है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपकी जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और आपके जो 80 का जो स्कोर आपको प्राप्त होगा। आपकी साइंस में कितने नंबर हो रहे हैं, और जो आपके साइंस में क्वेश्चन करवाए थे, लगभग मैंने आपको नेत्र वाला करवाया था, मानव नेत्र नामांकित चित्र बनाइए, और इसके अलावा आपके सूरज की किरणों का जो चित्र उसमें पूछा गया है। कई सारे जो क्वेश्चन आपको आप ही के द्वारा भेजे गए कि जो आप विद्युत लेपन की परिभाषा आपको लिखनी थी, आँख का नामांकित चित्र हैं, और भी जो क्वेश्चन आपको मैंने लगभग करवाए थे, सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वो आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं। अब जो विद्यार्थी पूरा वीडियो नहीं देखते उनके लिए तो ये है कि आपने जो पढ़ा है उनमें से एक भी नहीं आया। आप कमेंट करके बताना कि जो आपके नहीं यहाँ पे अगर वीडियो पूरे देखें तो आपके जो कितना स्कोर हो रहा है, और आपके यहाँ से जो वीडियो देखने के बाद में कोई फ़ायदा आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो टाइम ख़राब करने से कोई मतलब है नहीं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और आप ऐप पे जाके सामाजिक का टेस्ट ज़रूर दे देना। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको जो क्लिक करके अपना टेस्ट दे देना है, और अपना जो स्कोर है वो उसको और बूस्ट कर देना है। आपका स्कोर कितना रहता है आप कमेंट करके बताना, और अपना जो टेस्ट का स्कोर है वो मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे और अपने स्टेटस पर आप ज़रूर शेयर करना। अपने सभी दोस्तों को जो अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अपने सभी दोस्त अगले वीडियो में। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके।